अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीएसएस साइकोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 2024 में कंडक्ट हुआ। इसके एमसीक्यूज देखेंगे और उनकी डिटेल्स। पहला क्वेश्चन है, गिव मी अ चाइल्ड till that child is 5 years old and I will make of him anything you want, doctor, liar, thief, a likely quote from। ये कोट किसने कहा था? तो इसका आंसर है जॉन बी वाटसन की तरफ ये कोट एट्रीब्यूट किया जाता है। बाकी जो यहाँ पे पर्सनालिटीज़ जिनके नाम लिखे हुए हैं उनकी कंट्रीब्यूशंस भी देख लेते हैं। ये थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफ़ेक्ट दिया था, ट्रायल एंड एरर लर्निंग के बारे में इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि हम जो चीज़ें लर्न करते हैं पहले हम उन्हें सही व ख़ता के ज़रिए हम उन्हें लर्न करते हैं। उसने इन्वायरमेंटल कंट्रोल की बात तो की लेकिन टोटल कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट की बात नहीं की। ठीक है, जैसे वाटसन ने कहा ना कि टोटली जितना जैसा भी लाइक हमारी पर्सनैलिटी है वो कम्प्लीटली हमारा इन्वायरमेंट डिटर्मिन करता है, एंटायरली हमारा इन्वायरमेंट डिटर्मिन करता है। तो ये जो कंसेप्शन है ये थॉर्नडाइक की नहीं थी। वाटसन ने तो हेरिडिटी का और जो इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस हैं उनका रोल कम्प्लीटली रिजेक्ट ही कर दिया ना। ठीक है, उसके बाद हल के बारे में अगर हम देखें तो उसने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी थी हल ने, और उसने मैथमेटिकल मॉडल्स दिए बेसिकली लर्निंग के हमारा जो लर्न करने के प्रोसेसेस हैं उनके बारे में। पेवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया और उसने एक तरह से जो आप ये देखें कि एसोसिएशन के थ्रू लर्निंग कैसे होती है इसकी बात की। ठीक है, इसके अलावा इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो बिहेवियरिज्म पे बन सकता है कि हम ऑब्जर्वेबल बिहेवियरिज्म में हम देखते हैं, और वाटसन जो है इसे हम बिहेवियरिज्म का फाउंडर भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब ऑफ साइकोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड इन। कहाँ पे पहली एक्सपेरिमेंटल लैब एस्टैब्लिश की गई थी? ये जर्मनी में की गई थी, लिप्जिग जर्मनी में 1879 में पहली साइकोलॉजी की लैब इस्टेब्लिश की गई और यहाँ से साइकोलॉजी एज एन इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ स्टडी इमर्ज हुई। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विलियम वॉन्ट जिसने ये एक्सपेरिमेंटल लैब बनाई उसने कौन से स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद रखी? तो उसने स्ट्रक्चरलिज्म की बुनियाद रखी। ठीक है, बाकी अमेरिका में लेटर जेम्स के थ्रू साइकोलॉजी गई, और फ्रांस में फ़िलासफ़ी ज़्यादा फ्रांस के साथ एट्रीब्यूट की जाती, न्यूरोलॉजी, फ़िलासफ़ी। तो ये बाकी जो ऑप्शंस हैं वो इरेलीवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश इज़ एसोसिएटेड विद हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के साथ क्या चीज़ एसोसिएट की जाती है? यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। बेसिकली ना हमारा जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है उसे हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। ओके, तो ये होम्योस्टैटिक रेगुलेशन हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। बाकी अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारी जो रिफाइंड बॉडी मूवमेंट है वो सेरिबेलम कंट्रोल करता है, और जो हमारी स्पेशल परसेप्शन है वो पैराइटल लोब कंट्रोल करता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? होम्योस्टैटिक रेगुलेशन। हाइपोथैलेमस जो है वो बेसिकली हमारे हंगर, थर्स्ट, टेम्परेचर, हार्मोन्स, ये सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है ये बेसिकली किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है? किस चीज़ की एक्टिविटी जब बढ़ती है तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इमर्ज होता है? तो इसका आंसर है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये हमने पहले भी 25 के एमसीक्यूज़ में भी ये चीज़ हमने डिस्कस की कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली हम सिंपैथी किसी को प्रोवाइड कब करते हैं? जब कोई परेशान होता है, राइट? जब कोई फाइट और फ्लाइट मोड में होता है तो हम उसे सिंपैथी प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा नर्वस सिस्टम भी हमें कब सिंपैथी प्रोवाइड करता है? जब हम फाइट और फ्लाइट टाइम पे होते हैं। और ये जो बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारी स्ट्रेस के टाइम पे हमारी बॉडी को एक्टिवेट करता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो वापस हमारी बॉडी को रेस्ट की स्टेट पे लेके आता है।
और ये डाइजेशन वगैरह को प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो हमारा थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है, और कॉर्पस कैलोसम दोनों जो हेमिस्फीयर्स होते हैं ब्रेन के उन्हें आपस में कनेक्ट करता है। तो ये यहाँ से एक और चीज़ आपको ये पता चली कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो डाइजेशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक जब एक्टिवेट होगा तो डाइजेशन का प्रोसेस हॉल्ट हो जाता है। वो उस तरह से प्रोसेस जो है होता है ना, जब स्ट्रेस में होते हैं तो वो स्टमक से इससे काम नहीं करता। बच्चों का ख़ास तौर पे जब ये पेपर्स वगैरह आते हैं तो बच्चों का जो है वो पेट के मसले मसाइल उनको होते हैं, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से होते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग बॉमरुंड आइडेंटिफाई। बॉमरुंड ने कौन से स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग को आइडेंटिफाई किया? अब इसमें आगे ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव एंड परमिसिव। ठीक है, बॉमरुंड ने ये बेसिकली कंट्रोल और वार्मथ की बेस पे ये जो स्टाइल्स हैं इन्हें उसने आइडेंटिफाई किया। अगैन मैं रिपीट कर देती हूँ, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव और परमिसिव। और इसमें जो बेस्ट स्टाइल होता है पेरेंटिंग का वो अथॉरिटेटिव स्टाइल होता है। ठीक है, इसमें ये जो पहला हमारा ऑप्शन है ना, ये बेसिकली हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप स्टाइल्स हैं। ठीक है, जो पेरेंटिंग के स्टाइल्स हैं ये लेसेस फेयर, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, ये हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप के स्टाइल्स होते हैं। और ये जो सी ऑप्शन है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, ये कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। और जो ये लास्ट है मूविंग अगेंस्ट टूवर्ड्स एंड मूविंग अवे, ये बेसिकली ना कैरन हॉर्नर ने पर्सनैलिटी की डिफरेंट ओरिएंटेशंस दी थी, और ये उसकी ओरिएंटेशंस की बेस पे उन्होंने ये तीनों ऑप्शंस दिए। ये लास्ट वन जो है डी दिया हुआ है ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन बी। अगला सवाल है प्याजे की जो थ्योरी है उसमें डैश स्टेज में बच्चे, कौन सी स्टेज में बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को? तो कंजर्वेशन क्या होती है? बच्चे ये समझ आते हैं कि चीज़ जो है वो उसकी वो सेम रही, राइट। ये समझ रहे हैं आपके क्वांटिटी जो है वो सेम रहती है, शेप चाहे जो मर्ज़ी आप चीज़ की बदल दें उसमें। जो जैसे अब मट्टी है, मट्टी की कोई भी शक्ल बनाई जा सकती है, तो अगर मट्टी की कोई लंबी शक्ल बना दी जाती है तो वो बच्चे को ये अंडरस्टैंडिंग रहती है कि मैं चाहे इसका पेड़ा करके रख दूँ या फिर मैं इसके कॉलम्स बना दूँ, जो मर्ज़ी कर दूँ, इसमें कंटेंट सेम रहेगा। या फिर वो कंजर्वेशन में मोस्टली वो फेमस एग्जांपल है कि वो ग्लास, एक जिसका पैंदा थोड़ा चौड़ा होता है, खुला होता है, और एक जिसका थोड़ा पैंदा कम खुला है। तो जो कम खुले वाला पैंदा है उसमें जब मिल्क डाला जाता है तो वो ज़्यादा फील होता है, और जो दूसरा खुला ग्लास है उसमें डालेंगे तो मिल्क कम फील होगा। तो बच्चे किसे प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली जो लंबे वाला ग्लास है उसे बच्चे ज़्यादा प्रेफर करेंगे, जिसका कम चौड़ा पैंदा होगा उसे बच्चे ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो हाँ जी, इसके अलावा बाकी जो स्टेजेस हैं वो अगर थोड़ा सा उन्हें टच कर लें तो बर्थ से 2 साल की उम्र तक जो बच्चे की जो है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होती है। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज। और जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें बच्चे ईगोसेंट्रिक थिंकिंग उनकी होती है, और बच्चों में कंजर्वेशन नहीं अभी उस तरह से डेवलप होती। ठीक है, एंड तक वो ईगोसेंट्रिक थिंकिंग उनकी चल रही होती है। और लास्ट जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसमें बच्चे अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के को सीखते हैं। कोई चीज़ मौजूद नहीं भी है तो भी उसके बारे में बच्चे सोच सकते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशंस लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है द लिटिल बम्प्स विजिबल ऑन योर टंग आर, जो छोटे छोटे उभार होते हैं ज़ुबान पे उन्हें हम क्या नाम देते हैं? अक्सर लोग इसको टेस्ट बर्ड्स के साथ कंफ्यूज करते हैं, असल में ये पेप्लाई होते हैं। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स पेप्लाई के अंदर मौजूद होते हैं। और बाकी जो ऑप्शंस हैं एक्सॉन का सॉरी आपको अंदाज़ा है कि ये न्यूरॉन का पार्ट होता है, और जो रिसेप्टर्स हैं वो जनरल रिसेप्टर का वर्ड यहाँ पे आएगा। तो असल जो जवाब है इसका वो पेपिला है। अगला जो सवाल है वो है बेसिलर मेम्ब्रेन के बारे में, कि जो बेसिलर मेम्ब्रेन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस चीज़ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? जो ये हियरिंग में हम जो सुनते हैं वो हम बेसिलर मेम्ब्रेन की वजह से सुनते हैं। ये जो हमारा कॉकलिया होता है ना, जो इनर एयर में मौजूद होता है, उसमें ये बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, और ये डिफरेंट साउंड फ्रिक्वेंसीज
फिर जो है ये डिफरेंट तरह से ये रिस्पॉन्ड करती है और इसके थ्रू इसकी वजह से फिर हम लर्न करते हैं, वो सुनते हैं, सॉरी। बाकी विजन में रेटिना का बड़ा रोल होता है, और जो ऑल्फैक्शन है उसमें ऑल्फैक्टरी बल्ब रोल प्ले करता है। ऑल्फैक्शन सूंघने की हिस्स। टेस्ट में जो है वो टेस्ट रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा इस पे ये भी क्वेश्चन बनता है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है CORTI, ये बेसिकली ये भी हेयरिंग में ही हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज़ बेस्ड ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो इस पे कौन से वाला इनमें से प्रिंसिपल बेस करता है? आंसर है इसका सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग पे बेस करती है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन नाम से ज़ाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप किसी चीज़ को की इंटेंसिटी को कम करते हो, ठीक है। आप एक जो भी फेयर्ड स्टिमुलाई है उसके साथ आप रिलैक्सेशन को पेयर करते हो और ग्रेजुअली आप उस बंदे का खौफ कम करते हो। बाकी जो इसमें ऑप्शंस हैं, ये अगर हम टोकन इकोनॉमी की बात कर लें तो ये हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस करता है टोकन इकोनॉमी, ठीक है। और इसमें क्या है, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट है, ये भी ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट है। और कॉन्टिजेंसी जो मैनेजमेंट है ये भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर बेस ये भी नहीं करता। अगला सवाल है हमारे पास, अच्छा इसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट प्रपोज किसने किया था? पैवलव ने इसे प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर के जो चैंपियंजी एक्सपेरिमेंट है उसमें उसके थ्रू हमें क्या पता चला? वो जो कोहलर का जो चैंपियंजी एक्सपेरिमेंट है ना, उसकी बेस पे इंसाइटफुल लर्निंग दरियाफ्त की गई। उसने ना ऐसे किया था कि कुछ बंदरों को एक पिंजरे में बंद कर दिया था और छत के साथ उसने केलों का एक बड़ा गुच्छा लटका दिया, और वो छत इतनी ऊंची थी कि बंदर आसानी से नहीं पहुंच सकते थे छत तक। वो छलांगे वगैरह लगाते भी रहे तब भी नहीं पहुंच सकते थे। साथ उसने वहाँ पे अंदर ही कुछ डब्बे रख दिए और एक छड़ी रख दी। तो इस तरह से बंदर पहले कोशिश करते रहे, जब वो नहीं पहुँच पाए वो केलों तक, तो उन्होंने वो बैठ गए थक हार के, और बैठे बैठे अचानक फिर उन्हें ख़्याल आया कि हम तो छड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो इस्तेमाल करने के बावजूद जब नहीं उतार पाए तो नीचे उन्हें जब थक के बैठ गए तो कुछ टाइम के बाद उन्हें अपने डब्बे नज़र आए, तो फिर उन्होंने डब्बों को अरेंज किया। इस तरह से इंसाइट उन्हें आती रही और उस इंसाइट की बेस पे उन्होंने ये लर्न किया कि वो केलों को वो डब्बे जोड़ के और छड़ी का इस्तेमाल करते हुए भी उतार सकते हैं। ये जो प्रोसेस है ये इंसाइट लर्निंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइकॉनिक मेमोरी रेफर्स टू। आइकॉनिक मेमोरी विजुअल सेंसरी मेमोरी होती है, ठीक है। ये जो हमारी जो विजन से रिलेटेड मेमोरी है वो बेसिकली हमारी आइकॉनिक मेमोरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है एपिसोडिक वर्सेस सिमेंटिक। एपिसोडिक जो मेमोरी है वो और सिमेंटिक मेमोरी का जो डिस्टिंक्शन है, जो इनके दरमियान फ़र्क है, वो किसने दिया था? तो ये इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो टल्विंग ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने कहा था कि जो हमारी एपिसोडिक मेमोरी है वो ज़ाहिर है, नाम से ज़ाहिर है कि वो एपिसोड से रिलेटेड होती है, राइट। और जो हमारी सिमेंटिक मेमोरी है वो बेसिकली हमारे फैक्ट्स, फिगर्स और नॉलेज से रिलेटेड होती है। तो उसने कहा कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है ये, या जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है, इसे आगे हम कैटेगराइज मज़ीद कर सकते हैं इनटू एपिसोडिक एंड सिमेंटिक। एपिसोड्स में हमारी लाइफ के वाक़यात, जो लाइफ भी हमारी एपिसोड ही होती है ना, एक तरह से एक एक्ट होता है जो हम डेली बेसिस पे प्ले कर रहे होते हैं। तो ये जो एपिसोड्स हैं लाइफ की वो एपिसोडिक मेमोरी में सेव होती हैं, और जो सिमेंटिक मेमोरी है उसमें डिफरेंट फैक्ट्स, फिगर, जो चीज़ें याद करते हैं आप, वो सारी यहाँ पे स्टोर होती हैं। टल्विंग ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। बाकी भी लोगों के अगर हम देखें कंट्रीब्यूशंस, मिलर ने मैजिकल नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था, 7 + -2 का कॉन्सेप्ट उसने इंट्रोड्यूस करवाया। उसने कहा कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो एक टाइम पे या तो 9 अल्फाज अपने स्टोर कर सकती है मैक्सिमम, या फिर वो
5 अल्फाज या ऑब्वियसली कम तो फिर आप जितना मर्ज़ी कर लें, लेकिन 5+7 +-2 जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी की लिमिट होती है। और एबिंगहॉस ने मेमोरी और के ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, फॉरगेटिंग कर्व उसने इंट्रोड्यूस करवाई, खुद पे एक्सपेरिमेंट करते हुए उसने ये सारी चीज़ें बताई हमें कि हम किस तरह से चीज़ों को भूलते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि चीज़ें ना भूलें तो हमें क्या काम करना चाहिए। स्किनर ने रिजेक्ट किया इस बात को कि जो मेमोरी है वो इंटरनल प्रोसेस है। उसने ये कहा कि हर चीज़ लर्नड होती है, और जो हम इवन जो हमारी मेमोरी होती है वो भी जो बेसिकली हमारी लर्नड होती है, ठीक है। ये कोई इंटरनल प्रोसेस नहीं होता मेमोरी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है उसमें क्या चीज़ आती है, कैसे उसे हम डिस्क्राइब करते हैं। तो वो एक हायरार्की है, अगर आपने देखा हो उसे पिरामिड के फॉर्म में इसे बनाया जाता है। सबसे नीचे इस में हम हंगर की नीड और जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं उन्हें रखते हैं, और फिर वो ऊपर जो है सबसे हाईएस्ट जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है। इसके अलावा इसमें जो बाकी अगर ऑप्शंस हम देखें, इक्विटी थ्योरी की बात की हुई है। इक्विटी थ्योरी ना देखें, ये बेसिकली हमारा ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें वर्क, मोटिवेशन और फेयरनेस इन्हें देखा जाता है। देखें, आपने एक काम किया और आपको उस काम के मुताबिक अगर अजर नहीं मिला तो आप थोड़ा मायूस हो गए कि मैंने ये काम किया, मुझे उस तरह से रिवॉर्ड नहीं मिला, और जो मेरा हम असर है जो मेरे साथ काम करता है उसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है, ज़्यादा पे मिल रही है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट करती है। तो ये इक्विटी थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा इसमें साइकोएनालिसिस की बात की हुई है, तो फ्राइड ने दिया था। जो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी है बेसिकली वो लियोन फेस्टिंगर ने दी थी। उसने कहा था कि अगर आपको कोई काम करना पड़े और आपकी लाइक मजबूर हो जाएं अगर आप कोई काम करने पे, तो आप उस काम से रिलेटेड अपने बिलीव्स को भी चेंज कर लेते हैं। लाइक अगर आपको कोई बोरिंग काम करना पड़ जाए और आप मजबूर हो जाएं उसे करने पे, तो आप अल्टीमेटली जब आपसे पूछा जाएगा तो आप उस बोरिंग काम को भी हाई रेट करेंगे, आप कहेंगे कि ये भी इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो हम कॉग्निटिव डिसोनेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो हमारे अंदर स्ट्रेस कॉज करती है। या तो हम वो काम नहीं करेंगे, अगर हम अपना अकीदा सेम रखना चाहते हैं, बिलीव सेम रखना चाहते हैं, तो हम वो काम नहीं करेंगे। या फिर अगर हमें वो काम करना ही पड़ता है तो हम क्या करेंगे, अपना जो माइंडसेट है वो उसके मुताबिक कर लेंगे। हम कहेंगे नहीं, ये काम ठीक है, ये अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। तो ये इस तरह से ये कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। इसके बाद जो अगला सवाल है वो है अ हंग्री पर्सन वुड फाइंड फूड टू बी, एक जो भूखा शख्स है उसके लिए फूड कौन सा रीइंफोर्सर होगा, तो ऑब्वियसली उसके लिए प्राइमरी रीइंफोर्सर होगा। प्राइमरी रीइंफोर्सर वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारी बायोलॉजिकल नीड्स को फुलफ़िल करती हैं, ठीक है, सेटिस्फाई करती हैं। हंगर, थर्स्ट, ये हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं। सेकेंडरी जो नीड्स रीइंफोर्सर्स होते हैं ना, वो लर्नड रीइंफोर्सर्स होते हैं, जैसे पैसा हो गया, ग्रेड्स हो गए, ये सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स में आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, द ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी हैज़ बीन प्रोमिनेंट इन द फील्ड ऑफ। ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी जो है वो कौन सी फील्ड की प्रोमिनेंट थ्योरी है। वो वैसे तो विजन में भी ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी होती है, लेकिन यहाँ पे ये इमोशन की थ्योरी की बात हो रही है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई एक पर्टिकुलर इमोशन एक्सपीरियंस करेंगे तो उसके कुछ टाइम के बाद आप उसके ओपोजिट इमोशन भी एक्सपीरियंस करेंगे। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आप बहुत खुश हैं किसी टाइम पे, तो थोड़ा टाइम गुजरने के बाद आप उसी इंटेंसिटी के साथ सैड भी होंगे। ये सोलोमन और कॉर्बेट ने ये थ्योरी प्रपोज की थी। इसके बाद जो अगला सवाल है वो है डैश स्टडीज़ द रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज़ एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन बिजनेस परफॉर्मेंस। तो कौन सी साइकोलॉजी की टाइप एम्प्लॉई का रिलेशनशिप और उनकी जो बिज़नेस परफॉर्मेंस है उससे स्टडी करती है। ये ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है। अच्छा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल को अक्सर बच्चे मिक्स कर देते हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी फोकस करती है जॉब डिज़ाइन पे, ठीक है, इसमें सिलेक्शन कैसे करनी है और प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव करनी है, इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है इसमें एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप और मोटिवेशन का लेवल, उनका लीडरशिप एबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं।
अगला सवाल है लोकस ऑफ कंट्रोल। ये जो लोकस ऑफ कंट्रोल है ये बिलीव दैट फेट कंट्रोल एग्ज़ाम रिज़ल्ट, ये जो बिलीफ है ये कौन सी इनमें से इफ़ेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जी रिफ्लेक्ट करता है लोकस ऑफ कंट्रोल को। अच्छा, अब ये लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है ये देख लेते हैं। बेसिकली ना ये लियोन फेस्टिंगर ने आई गेस ये थ्योरी दी थी, और उसने कहा था कि हम जो भी काम करते हैं हम उसकी वजूहात देते हैं। या तो हम ये कहते हैं कि ये हमारी वजह से हुआ, ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा, या हम कहेंगे कि कुछ बैरूनी फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये काम हुआ। और अक्सर हम लोग जो पॉजिटिव अगर कुछ हो जाता है तो हम इंटरनल वो उसे एट्रीब्यूट करते हैं, और अगर कुछ बुरा हो जाता है तो हम कहते हैं ये तो किसी और की वजह से हुआ। तो एनीवेज़ ये कुछ बायसेस भी हैं यहाँ पे जो जिसे हम डिटेल में लेटर ऑन पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी आप लोगों के लिए कि बिलीफ जो ये बताते हैं कि एग्ज़ाम का कि फेट, हमारी जो किस्मत है वो हमारे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को कंट्रोल करती है, ये लोकस ऑफ कंट्रोल की वजह से होता है। और ये एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल के जो है ये रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट इसकी अगर हम देखें, ये सेल्फ मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे, बाकी इसके अगर आप ऑप्शंस देखें, सेल्फ मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं अपने बिहेवियर को सोशल क्यूज़ के मुताबिक एडजस्ट करते हैं। प्लेसिबो इफ़ेक्ट जो है वो बेसिकली इम्प्रूव करता है हमारी जो इम्प्रूवमेंट है। ऐसा होता है ना समटाइम कि हम कोई चीज़ कोई मेडिकेशन लेते हैं, हालांकि असल में उस मेडिकेशन का वो असर हो या ना हो हम बेहतर फील करना स्टार्ट कर देते हैं ना। जैसे चाय हो गया, सर में वो दर्द हो रही है जी, चाय पी लेते हैं। तो वो ये जो चीज़ है उसका लिंक है या नहीं है, वो उसका जो प्लेसिबो इफ़ेक्ट है, हमारा बिलीव कि ये चीज़ लेने से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहलाता है। हेलो इफ़ेक्ट ओवरऑल इम्प्रेशन जो है जो किसी भी चीज़ का वो हेलो इफ़ेक्ट में आता है। लाइक अगर किसी चीज़ की ओवरऑल खूबसूरत है कोई चीज़, तो हम ये समझेंगे कि वो उसकी परफॉर्मेंस भी उस बंदे की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। अगर उस ओवरऑल वो पर्सनैलिटी वाइज भी वो बंदा अच्छा होगा, पोलाइट भी होगा, बाकी भी लाइफ के जितने एरियाज हैं उसमें वो अच्छा होगा बिकॉज़ वो देखने में अच्छा। तो ये हेलो इफ़ेक्ट होता है। अगला सवाल है हमारे पास, फोकसिंग ऑन 2 और मोर थिंग्स एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों पे एक ही वक्त में फोकस करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, डिवाइडेड अटेंशन कहते हैं। सस्टेन्ड अटेंशन में हम एक ही चीज़ के ऊपर फोकस किए रखते हैं, डिवाइडेड में हम ओबियसली 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर। सिलेक्टिव अटेंशन में हम सस्टेन्ड की तरह, अच्छा सस्टेन्ड में क्या, हम बहुत लंबे अरसे तक हम एक चीज़ के ऊपर अटेंशन पे किए रखते हैं, और सिलेक्टिव में हम सिर्फ एक ही स्टिमुलस पे अटेंशन पे करते हैं। अल्टरनेटिंग अटेंशन जो है उसमें हम अटेंशन स्विच करते हैं बिटवीन डिफरेंट टास्क। फील्ड थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, फील्ड थ्योरी को किसने डेवलप किया, इसे कर्ट लेवन ने डेवलप किया। कर्ट लेवन जो है उसने एक फार्मूला दिया था, उसने कहा था कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है दैट इज़ दैट पर्टिकुलर बिहेवियर इज़ द फंक्शन ऑफ पर्सन एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, पी एंड ई, एफ बी इज इक्वल टू एफ इंटू पी इंटू ई। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब क्या है, उसने ये कहा कि जब भी कोई बंदा कुछ करता है ना, कोई भी बिहेवियर परफॉर्म करता है, वो 2 वजूहात की वजह से करता है। या तो इस वजह से कि उसकी अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट इस तरह की है, उसकी ये उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी इस तरह की है कि वो उस तरह से पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहा है, या फिर इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से, फॉर एग्जांपल कोई बंदा गुस्सा कर रहा है तो या तो इस वजह से कि वो बंदा है ही गुस्सीला, ठीक है, उसकी ट्रेट ही है, या फिर इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा हुआ कि अदरवाइज़ जो काम बंदा है वो भी गुस्सा करने पे मजबूर हो गया। तो बिहेवियर जो है वो 2 चीज़ों की वजह से होता है, पर्सन और इन्वायरमेंट की वजह से। ये फील्ड थ्योरी और इसे किसने दिया था, कर्ट लेवन ने दिया था। बाकी भी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अगर आप देखें इसमें ऑप्शंस, ऐश की बात है, सोलोमन ऐश ने
कंफॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट्स किए, वो एक लाइन ड्रा की और पूछा कि कौन सी लाइन लंबी है, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसका भी एक्सपेरिमेंट था। बाकी फेस्टिंगर है, उसने कॉग्निटिव डिसोनेंस पे काम किया, ये हमने ऊपर देखा। हेडर जो है इसने एट्रीब्यूशन थ्योरी दी और इसने कहा ये एट्रीब्यूशन थ्योरी में एक्सप्लेन करते हैं, हम रीजंस एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी बिहेवियर हुआ तो वो किसकी वजह से हुआ। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल इसके साथ भी लिंक्ड है, ठीक है। सलमा जो है, अगला सवाल है हमारे पास, जो सलमा चीट्स एंड लेटर चेंजेस हर एटीट्यूड। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक बंदा चीट कर रहा है और बाद में वो अपना एटीट्यूड चेंज कर लेता है अबाउट चीटिंग। तो ये किसकी एग्जांपल है, मैंने ऊपर भी डिस्कस किया कि कॉग्निटिव डिसोनेंस में ऐसा होता है कि आपका जो बिहेवियर है, या तो आप अपने बिहेवियर को बिलीफ के मुताबिक कर लेते हो, या अगर आपको डिफरेंट कुछ बिहेव करते हो तो बिलीफ भी आप उसके बाद उस पर्टिकुलर बिहेवियर के मुताबिक चेंज कर लेते हो। लाइक अगर आपने चीट किया तो आप क्या करोगे, लेटर ऑन ये बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे कि चीटिंग इज़ समथिंग नॉर्मल, राइट। पेपर में तो चीट सभी करते हैं, मैंने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो बड़ी आम सी बात है। तो पहले अगर आपका ये बिलीव था कि चीटिंग बुरी बात है, तो अब आप अपना बिहेवियर इस बात के अकॉर्डिंग, अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपना जो बिलीफ है वो चेंज कर लेंगे। बाकी यहाँ पे देखें सेल्फ परसेप्शन थ्योरी है। सेल्फ परसेप्शन थ्योरी जो है वो क्या होती है कि हमारे जो एटीट्यूड हैं वो हमारे बिहेवियर से इन्फर किए जाते हैं, ठीक है। और जो ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, ये बेसिकली हम जानते हैं कि जो हमारा बिहेवियर, ये इस बात पे यकीन रखती है कि बिहेवियर जो है वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू शेप होता है। और बाकी चौथा आंसर इसमें है नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली ये रेलिवेंट नहीं है, कोई ना कोई ऑप्शन तो इसका होगा, और वो ऑप्शन क्या है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो ये हो गए जी हमारे 20 MCQs जो कि 2024 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2023 के जो MCQs हैं वो देखेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे थोड़ा सा उनको हम गो थ्रू करेंगे, ओवरऑल बर्ड्स आई व्यू उनको देंगे। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि एग्ज़ाम से पहले जितने भी हमारे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उन सबको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, ठीक है। और अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, अपने मार्क्स एवेल्यूएट करवाना चाहता है, या फिर किस तरह की गाइडेंस चाहिए, तो आप लोग डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। मेरा नंबर भी मेंशन्ड होगा, ईमेल, मेरी वेबसाइट, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगी, और थंबनेल पे भी ये चीज़ें मेंशन्ड होंगी, ठीक है। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो एक नई कॉन्सेप्ट के साथ वापस आएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।